नमस्ते, मेरा नाम ब्रिज द्विवेदी है। एक बार फिर से आप सभी का पोल पंच में स्वागत है। क्या इस लोकसभा चुनाव में एनडीए 400 सीटें जीत पाएगी? इतना ही आंकड़ा क्यों उन्होंने रखा है? क्या है विपक्ष की स्थिति? विपक्ष ने कितनी तैयारी की है? इन सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इंडिया.com के एडिटर अरुण चौबे जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या लग रहा है, इस लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 400 सीटों का लक्ष्य रखा है, जीत पाएगी? देखिए ब्रिज, जो एनडीए यानी बीजेपी लेड हाँ। जो अलायंस है, उसकी शुरू से स्ट्रेटजी रही है कि इस बार जो पिछला जो किया है उससे कुछ और ज़्यादा किया जाए। और इस बार चूंकि उन लोगों ने उत्तर भारत के ज़्यादातर राज्यों में या और भी जो नॉर्थ ईस्ट को देख लीजिए, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया देख लीजिए, सब में जो है ज़्यादातर जगहों पे उन्होंने अपनी बढ़त बनाए रखी है। और दूसरा मुझे लगता है कि जो दिसंबर में जो असेंबली इलेक्शन के परिणाम आए, मध्य प्रदेश का हो, राजस्थान का हो, और उसके साथ में जो है और जगहों पे जैसे तेलंगाना में भी उन्होंने अपना वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया, इंक्रीज किया। तो बिल्कुल। ये जो परिणाम आए उसके बाद मुझे लगता है कि उन लोगों का उत्साह और बढ़ा। उन्हें लगा कि वो लोग अपने इस जो विनिंग मार्जिन है, जो कि पिछले सरकार में जो है 2019 के इलेक्शन में 300 के आसपास था, हाँ। तो उसको और बढ़ाया जा सकता है। और उन्होंने, आपने देखा होगा कि पिछले साल जो गुजरात का इलेक्शन हुआ था, स्टेट का असेंबली का इलेक्शन, उसमें उन्होंने जिस तरह से ऐतिहासिक जीत दर्ज की, जो वो सेट अपना टारगेट सेट करते हैं उसके लिए उस तरह से काम करते हैं। और चूंकि उन लोगों ने जो दो सीट्स के दो बड़े नेता हैं बीजेपी में, जिसको ज्यादातर लीडरशिप ने फॉलो कर लिया है, वो लोग 24/7 एफर्ट करते हैं, अपने कार्डर्स को हमेशा मोबिलाइज रखते हैं। कार्डर्स के साथ में नीचे के स्तर तक, जैसे पन्ना प्रमुख जो कि 100 लोगों की मेंबरशिप, जो 100 लोग होते हैं उनकी लिस्ट के साथ में सबके साथ जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से जो उन्होंने अपने कार्डर को हमेशा जो है एक इलेक्शन मशीनरी के रूप में विकसित कर दिया है। साथ में आप देखेंगे कि वीएचपी, आरएसएस के बहुत सारे कार्डर्स, आरएसएस का पूरा जो उसके डिफरेंट विंग्स हैं, सब मिलके एक साथ काम कर रहे हैं। तो इसलिए उनका जो है जनता से सामीप्य भी बना हुआ है। वो लोग जो कहते हैं कि उनका जो फीलिंग द पल्स ऑल्सो, पल्स भी लोग महसूस कर रहे हैं कि जनता किस तरीके सोचती है। एक के बाद एक सर्वे भी करवा रहे हैं। बिल्कुल सर। तो इन सब चीजों का जो एक निचोड़ बनता है, उसका क्रक्स आने के बाद ही उन लोगों ने डिसाइड किया शायद कि हम लोग इस स्तर तक पहुंच सकते हैं। सर, 2019 के लोकसभा चुनाव में 303 सीटें मिली बीजेपी को। इस बार लक्ष्य रखा है 370 बीजेपी ने खुद के लिए, तभी जाके 400 वो क्रॉस कर पाएंगे, ऐसा उनका मानना है। ये उनका लक्ष्य है। आपको क्या लगता है कि बीजेपी को कौन सी सीटें ऐसी होंगी या कौन सा राज्य होगा जिस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है कि उनका आंकड़ा 400 प्लस जा पाए? देखिए, उसमें कुछ राज्य बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे मैं पहले अगर देख के चलूं कि कुछ स्टेट्स हैं, जैसे गुजरात हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश है, इन सब जगहों पे जो है सैचुरेशन आ चुका है, वो लोग मैक्सिमम सीट जीत चुके हैं। ओके। पंजाब में वो अपना इधर की तरफ खाता खोलना चाहते हैं, इसके लिए उन्होंने जो है छोटे ज्यादातर कुछ नेताओं को, वहाँ के लोकल नेताओं को जो है अपने साथ में किया। आप देखेंगे कि वहाँ के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो थे, उनको कैप्टन साहब को, उनकी पत्नी को, साथ में जो आपका एक लोन एमपी था उसको लिया, तो वहाँ एक सीट बढ़ाने का लोग सोच रहे हैं। कॉन्फिडेंस उनका बाकी स्टेट में बना हुआ। उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा स्टेट है, 80 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में उन्होंने पिछली बार 62 सीटें जीती थी। इस बार उन्होंने जो 76 पे अपने कैंडिडेट्स अनाउंस किए हैं, 76 सीटों पे। बाकी 6 जो है, तकरीबन जो 6 नहीं, कितना बचता है, 74 के बाद में 6, तो 6 सीट उन्होंने अपने जो है अलायंस पार्टनर्स को दी है। और वो अलायंस पार्टनर जो है बहुत मजबूत हैं। उसी साथ में आप देखेंगे कि उन्होंने कुछ लोगों के टिकट बदले हैं। जैसे एक महत्वपूर्ण नाम पीलीभीत का जो है, आपने देखा वरुण गांधी का टिकट बदला। आपने देखा कि बलिया से टिकट बदल दिया, इलाहाबाद में भी जो है टिकट बदला है। तो इस तरह के जो टिकट बदले गए हैं, वेस्टर्न यूपी में कुछ टिकट बदले गए हैं, ये किस लिए हुआ उन्होंने। और साथ में आपने, हम लोग यूपी की बात कर रहे हैं, तो जयंत चौधरी को अपने साथ में लाए। इस तरह का जो कॉम्बिनेशन बनाया है उन लोगों ने, एक फुल प्रूफ अरेंजमेंट बनाने की कोशिश की है, जिसमें कि जो विपक्षी दल है
उसका जो 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 उसकी जो चुनावी गणित है या अर्थमेटिक है जो वो कामयाब ना हो पाए। वहां पर उत्तर भारत की ये बात हो गई। बिहार में उन्होंने इसी वजह से जो है, जो आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार जी जो पहले इंडिया ब्लॉक को एक तरह से लीड करने की कोशिश में थे, बिल्कुल हाँ। उनको उन्होंने अपने साथ ले आए, जिसका बहुत ज्यादा फायदा तो नहीं होगा आने वाले समय में, लेकिन फिलहाल उन्होंने कोई रिस्क नहीं लिया। हाँ। क्योंकि बिहार से की 40 सीट में से वो लोग ये नहीं चाह रहे थे कि 5 या 10 सीट का फेरबदल हो जाए। बिल्कुल। तो वो उन्होंने फुल प्रूफ अपना अरेंजमेंट किया। आप वेस्ट बंगाल की तरफ बढ़िए। वेस्ट बंगाल में पिछले चुनाव में उन्होंने 18 सीटें जीती, लेकिन इस बार जो है आप देखेंगे कि उनका ध्येय जो है 25 सीट जीतने का है। तो इस तरह से कुछ कुछ हर जगह 5-5 नॉर्थ सीट। ईस्ट का क्या है? नॉर्थ ईस्ट में आप देखेंगे कि उन्होंने जो है नॉर्थ ईस्ट की 25 लोकसभा सीट्स हैं। तो उसमें आप देखेंगे कि सबसे बड़ा राज्य वहां का असम है नॉर्थ ईस्ट में। बिल्कुल। वहां पर वो लोग क्लेम कर रहे हैं कि हम 23 सीट जीतेंगे, उनका क्लेम है। तो हो सकता है 25 में से 23 सीट जीतने का उनका अपना क्लेम बन रहा है। उसके लिए उसका एक एग्जाम्पल उसमें आप देख सकते हैं कि अरुणाचल में जो है अभी असेंबली इलेक्शन साथ में हो रहा है, तो अरुणाचल में आपने देखा कि वहां 10 सीट पे बीजेपी कैंडिडेट्स के खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं हुआ। इस तरह के भी एग्जाम्पल्स आ रहे हैं। वेस्ट बंगाल में जो है मैंने कहा आपसे बात की कि जिस तरह से जो अब कांग्रेस इंडिया ब्लॉक का हिस्सा नहीं बन पाई, तो इससे ओवरऑल जो ममता बनर्जी की जो पावरफुल पोजीशन हो सकती थी, वो अकेले दम पे लड़ रही हैं। और वो ऐसा नहीं है, वही एक विपक्ष में जबरदस्त नेता हैं जो कि अकेले दम पे आपने देखा अभी ईद वाले दिन जो है रैली की उन्होंने, और किस तरह से जो है बीजेपी को घेरने की कोशिश की। तो इस तरह से ऐसा नहीं, अपोजिशन भी कोशिश कर रहा है, लेकिन बीजेपी का जो है जब विपक्ष बटा हुआ होता है तो उसमें उसका एक एज बनता है। और उसके लिए उन्होंने संदेश खाली के आसपास जो है ना बज क्रिएट करने की कोशिश की। तो प्रयास भी इस तरह से हैं। लेकिन इसके बाद बचता है फिर साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में आप देखेंगे कि कर्नाटका है, तमिलनाडु है, और उसके बाद तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल में तो कुछ नहीं है। केरल ये सब मिला के तकरीबन, और दो यूनियन टेरिटरीज हैं, ये मिला के 131 सीट है। अच्छा। उनका जबरदस्त फोकस जो है इसमें साउथ इंडिया की सीट्स पे है, साउथ इंडिया की स्टेट्स में। वहां पर आप देखेंगे कि केरल में जो है 20 सीट है, जिसमें जो कांग्रेस ने पिछली बार जबरदस्त जीत, जो कि उनका अलायंस था यूडीएफ, उन्होंने जबरदस्त जीत हासिल की थी कांग्रेस लेड अलायंस में। उन्होंने जो है 20 में से 19 सीट तकरीबन जीती थी। इस बार कांग्रेस का चूंकि इंडिया ब्लॉक का अलायंस है, लेकिन कांग्रेस अपनी पिछली जीत से उत्साहित होकर उन्होंने किसी के साथ अलायंस में अपने पार्टनर्स को भी सीट स्पेयर नहीं की है। वहां उसी तरह से वो लड़ रहे हैं। और उसके बाद बचता है सबसे महत्वपूर्ण राज्य जो है तमिलनाडु। बिल्कुल। तमिलनाडु में जो है बीजेपी की बड़ी जबरदस्त कोशिश है। बीजेपी इस बार खाता खोलना चाहती है। पिछली बार जो है वो लोग बड़े प्रयास के साथ में थे, लेकिन उनका जो अलायंस एआईएडीएमके के साथ में था। फिर भी वहां पर आप जानते हैं कि दो बाइपोलर पॉलिटिक्स वहां भी जो चलती है, एआईडीएमके वर्सेस डीएमके। डीएमके लेड एक अलायंस है और वहां एआईडीएमके लेड अलायंस का पार्ट हुआ करती थी बीजेपी, लेकिन इस बार त्रिकोणीय हो गया है। एआईएडीएमके जो है अपना एक अलायंस कुछ पार्टनर के साथ जा रही है, बीजेपी ने वहां पीएमके और जो कुछ क्षेत्रीय दल है उनको लेकर जो है, और उसमें एक तमिल मानला कांग्रेस है। अच्छा। उसमें जिसके कांग्रेस के बड़े नेता थे उनके लड़के हैं वो, उनकी एक पार्टी है जीके वासन, उसके नेता हैं, उनके साथ अलायंस किया है। कुछ एक और छोटे छोटे पार्टीज हैं, रीजनल पार्टीज हैं, उनके साथ अलायंस किया है। और तीसरा सबसे बड़ा अलायंस डीएमके का है। डीएमके ने चूंकि 38 सीट्स में से मैक्सिमम सीट जीती थी, एक एआईडीएमके जीत पाई थी। तो इस तरह से इन लोगों ने, बीजेपी ने कोशिश की है कि हर जगह अपने को जो है मजबूत किया जाए, और वहां से एडिशनल तमिलनाडु से भी उनका एफर्ट है कि एटलीस्ट 5 सीट तो जीती जाए। ये प्रयास है उनका फिलहाल। एक चीज सर था कि जो एनडीए ने 400 सीटों का लक्ष्य रखा, तो भाजपा सांसद का एक बयान आता है, अनंत कुमार हेगड़े संविधान बदलने की बात करते हैं। क्या इसीलिए 400 प्लस सीटों का लक्ष्य रखा गया है? ये बहुत फिलहाल जो एक विवादित इशू हो गया था, इसीलिए मुझे लगता है कि इसी वजह से जो है भारतीय जनता पार्टी ने कुछ इस बार कोशिश की है कि जो विवादित स्टेटमेंट देने वाले नेता हैं उनको टिकट भी न दिया जाए। तो आपने शायद अगर देखा होगा तो इनको जो है टिकट नहीं मिला, कर्नाटका के नेता हैं, इनको टिकट भी नहीं दिया गया, क्योंकि उसकी वजह से बीजेपी के लिए एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन आ गई थी। तो ऐसा नहीं है, 400 पाने का मतलब ये उससे लोग जोड़ रहे हैं कि
प्रधानमंत्री मोदी जो है कुछ ऐतिहासिक करने वाले हैं। राजीव गांधी से भी जोड़ रहे हैं। 1984 में 414 सीटें आई थी, तो कहा जा रहा है कि राजीव गांधी को बीट करने के लिए 400 नहीं का। तो ये अगर किसी भी राजनीतिक दल का एक ध्येय होता है कि जो इतिहास में चीजें बनी है, रिकॉर्ड बने हैं, रिकॉर्ड उसको तोड़ने तोड़ा के। जाए, ये भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से जैसे आपने कहा कि 1984 में वो सिनारियो डिफरेंट था। उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी जो का असैसिनेशन हुआ था, और एक इमोशनल वेव थी देशव्यापी, जिसमें लोगों ने जो है कांग्रेस में अपना फेथ जो है उस लीडरशिप के प्रति जो समर्पण था लोगों का, जो मोह था, जो उस तरह की जो भावना थी, वो रिफ्लेक्ट हुई थी उस वोटिंग पैटर्न में। और इस बार जो है, क्योंकि इसके बाद तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि कोई एक दल जो है, हमारे यहाँ जो राजनीतिक डेवलपमेंट हुआ, कोई एक दल 300 पाएगी अपने दम पे, लेकिन बीजेपी ने वो भी प्राप्त किया। तो इस बार जो है इसीलिए, और मैं आपको इसके साथ में एग्जाम्पल देता हूँ, गुजरात की राजनीति में जैसे मैंने कहा था कि पिछले साल जो चुनाव हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी ने चीफ मिनिस्टर से लेके पूरी की पूरी कैबिनेट के लोगों को बदल दिया और नए लोगों को टिकट दिया, और वो लोग जीते, और रिकॉर्ड 2/3 मेजोरिटी उनको वहां पे मिल गई। तो यहां भी तकरीबन इस बार के इलेक्शन में भी वो पैटर्न देखा जा रहा है कि बीजेपी एक्सपेरिमेंट करने में बिल्कुल पीछे नहीं हट रही है। उनका कॉन्फिडेंस जो है जमीनी स्तर पर जो उन्होंने काम किया है, जो उनके प्रोग्राम्स हैं, जैसा आपने देखा होगा कि एक लाभार्थी वर्ग पैदा हो गया है, जिसमें जो है सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस जहां पर है, गरीबी है, उस तबके में जो है वहां पर इन लोगों ने जो जाति की बात हो, धर्म की बात हो, इससे अलग जो है लोगों के बीच में अपना जो है समर्थन पैदा कर लिया है। वो भी एक कॉन्फिडेंस का कारण है। बिल्कुल। थोड़ा सा इतिहास को देखते हैं। 1984 में बीजेपी 2 सीट जीतती है। आज 2019 के चुनाव में 303 सीटें, उससे पहले 2014 में 282। मोदी को एज अ ब्रांड कितना देखते हैं बीजेपी के लिए आप? कितनी लहर उनकी इस चुनाव में स्पेशली क्या लग रहा है, क्योंकि लगातार सीटें बढ़ी हैं? जी, वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसके पहले की बीजेपी जो थी, जब उस समय आप देखेंगे कि जो पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी थे, उनके साथ में लालकृष्ण आडवाणी थे, 2 शीर्ष पे 2 नेता थे। एक जो है, एक की करिश्माई छवि थी, और एक जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए नेता थे। लालकृष्ण आडवाणी का ऑर्गेनाइजेशन पे एक तरह से पूरी तरह से पकड़ थी। उन्होंने सेकेंड रंग ऑफ लीडरशिप पैदा की। उसी लीडरशिप का एक नेता मोदी जी हैं। तो लेकिन मोदी जी ने उस कॉम्बिनेशन को, उस बीजेपी से इस समय की बीजेपी को बिल्कुल जो है ट्रांसफॉर्म कर दिया है। बहुत ज्यादा। इस समय की बीजेपी जो है एक कॉर्पोरेट ग्रुप के रूप में काम कर रही है, जिसमें कि वहां का नेता जो है सीईओ की तरह काम करता है, और वो 24/7 काम करता है। और उसी तरह से उनके साथ के नेता जो हैं वो भी उसी ढंग से काम करते हैं। वो अपने प्रोग्राम का प्रचार करते हैं। वो हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जो एमपी जाते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा कि जैसे अभी सरकार का जो है कार्यकाल समाप्त हो गया, उसके पहले की जो कैबिनेट मीटिंग थी, उसमें उन्होंने जो आने वाली सरकार का 100 डेज का एजेंडा तय कर दिया। यानी जो है उन्होंने जो आने वाले समय की प्लानिंग भी तय कर दी। तो इस तरह का कॉन्फिडेंस कैसे आता है? इस तरह का कॉन्फिडेंस जो हम लोग सोच सकते हैं इस तरीके से कि जब आप जमीनी स्तर पर आपने महसूस कर लिया है कि हम जो है हम ही आएंगे, और उसके बाद आपने ये भी महसूस किया, आपके पास कॉन्क्रीट सर्वे है, रिपोर्ट है, प्लस आपको ये भी पता है कि हमारे लिए जो है जो अनुसांगिक संगठन है वो काम कर रहे हैं। आपको तमिलनाडु का एग्जाम्पल बताऊं, कहा जाता है कि वहां पर जनता के बीच में पैठ बनाने के लिए आरएसएस का जो शाखाएं हैं, शाखाओं की संख्या बढ़ गई है। अच्छा। यही आपने पिछले चुनाव में देखा होगा कि तकरीबन वेस्ट बंगाल में जब चुनाव के पहले पिछले 5 साल में 2014 से शुरू हुआ, तो उन्होंने 2014 में 2 सीट जीती थी। उसके बाद से जब उनके जो प्रोग्रेस शुरू हुआ, तो आप देखेंगे कि तकरीबन 16,000 के करीब जो है आरएसएस की शाखाएं वहां बढ़ गई। हर डिस्ट्रिक्ट में, हर आंचल में जो है वहां पर आरएसएस ने ये जनता के बीच में काम किया। तो एक दिन में ये कॉन्फिडेंस नहीं बनता है। नीचे के काम करने वाले लोग डिफरेंट हैं, वो काम कर रहे हैं। उसी तरह से तमिलनाडु में वहां दलित वोट बैंक 21%, 23% के आसपास है। वहां पर ऐसा नहीं है कि जातिवादी राजनीति नहीं है। वन्नियार, थेवर और जो ये दलित वोट बैंक, ये सब सारे वहां पर भी कॉम्बिनेशन है। तो उनके बीच में जो शाखा के रूप में जो मैंने कहा कि आरएसएस वाला जो शाखा ऑर्गेनाइज करना लोगों के, ये एक माध्यम है जिससे लोगों को ऑर्गेनाइज करना, अपने साथ जोड़ना। साथ में होने का मतलब ये होता है कि जो दलित सेगमेंट के लोग हैं, जो सोशियो इकोनॉमिक तरीके से पीछे भी हैं पायदान पे, उनको अपने साथ में जोड़ना। तो वो एक जो कॉन्फिडेंस बनता
बनता है हाँ। वो एक दिन में नहीं बनता, इसमें वर्षों लगते हैं। बिल्कुल। तो वो लोग लगातार उस तरह की तैयारी कर रहे हैं। 2014 में लड़े, शून्य रहे, 2019 में भी कोई नंबर नहीं आया, लेकिन इस बार 2024 के चुनाव में उनका कॉन्फिडेंस है कि हम लोग उनके साथ में उसी तरह के नेता अन्नामलाई जुड़ गए, जो जबरदस्त नेता हैं वहां पर, यूथ को अपने साथ उन्होंने एक किया। तो नीचे का काम प्लस एक लीडरशिप, ये कॉम्बिनेशन मिला है, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि इस बार हम लोग खाता खोलेंगे। यही बहुत सारे कारण है जिसकी वजह से जो है बीजेपी इस बार बहुत कॉन्फिडेंट दिख रही है। ये तो हो गई बीजेपी की बात, एनडीए की बात। इंडिया अलायंस का क्या काउंटर प्लान है, कोई है प्लान? इंडिया अलायंस का जिस तरह से शुरुआत हुई थी, मैं तो कहूंगा गुजरात इलेक्शन के बाद में जब इन लोगों ने अपना प्लान बनाया था, तो वो एक कॉन्क्रीट प्लान था। उनका प्लान था जैसे कि नीतीश कुमार जी ने जो है बिहार से सभी लोगों को जोड़ा, पहली इंडिया ब्लॉक की जो वहां नेम डिसाइड हुआ और जो सभी ऑपोजिशन के लीडर्स मिले, तो वो एक तरह से नीतीश कुमार जी की अगुवाई में हो रहा था। नीतीश कुमार जी ओबीसी के बड़े नेता हैं और उन्होंने जिस तरह से शुरुआत की थी, कांग्रेस ने अगर उनको लीडरशिप दी होती या उनको जो कन्वीनर बनाया होता तो वो लड़ाई आगे जा सकती थी। नीतीश कुमार जी का हटना, और दूसरा सबसे बड़ा कारण मैं बताऊं कि जो दिसंबर में असेंबली इलेक्शन के चुनाव आए, जिसमें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और एक छत्तीसगढ़, तीनों में जो कांग्रेस उत्साहित थी कि वो जीतेगी फिर से सत्ता में आएगी, बिल्कुल, तो उस कांग्रेस पार्टी का सत्ता में फिर से वापस न होना, उस पूरी अर्थमेटिक को जो है, पॉलिटिकल अर्थमेटिक जो है, वहीं से गड़बड़ होनी शुरू की। क्योंकि कांग्रेस ने सोचा था कि वो अपना एक फ्रंट रनर यानी टॉप लीडरशिप को आगे होते हुए और वो नेगोशिएट करेगी, लेकिन वो नेगोशिएशन पावर जो है उनकी चली गई उसी चुनाव परिणाम के बाद में, और उसके बाद से नीतीश कुमार जी भी चले आए। तो जो विनिंग एज था कि साहब बिहार से हम लोग 10 सीट कम कर देंगे, वेस्ट बंगाल में हम एक साथ जाएंगे तो 18 पे उनको 10 कर देंगे, उत्तर प्रदेश में जैसे वो समाजवादी पार्टी होती, बहुजन समाजवादी पार्टी होती, कांग्रेस होती, लेफ्ट के कुछ धड़े मिल के लड़ते तो जो इनकी 62 सीट थी इसको 40 पे कर देते। तो जो इस तरह का अलायंस बनता वो वहीं पे फेल हो गया। तो वो एक बहुत बड़ा कारण हुआ जिसकी वजह से बीजेपी की जो ग्रोथ है, जो ये ऊपर चढ़ने का जो क्रम है, उसको ये लोग नहीं रोक पाए। बिल्कुल जी, समय हो चुका है सर, तो हम विदा लेंगे। आप लोग भी देखते रहिए India.com और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद।